नमस्ते। ये टोपी शुक्ला का दूसरा भाग है, पार्ट 2 है। तो जैसे कि आपने पहले वाले पार्ट में आपने एंड में देखा कि जब इफ़न की दादी की मृत्यु हो जाती है तो जितना दुख इफ़न को होता है और उतना ही दुख टोपी को होता है, क्योंकि टोपी की जो दोस्ती थी वो इफ़न की दादी से बहुत गहरी दोस्ती थी और उसी के साथ वो सारी बातें साझा करता था, उससे सारी बातें करता था, क्योंकि उसकी दादी है उसको कहानी सुनाती थी और उससे प्यार से बातें भी करती थी। कि जब यहाँ देखा कि आपने यहाँ कोई उम्र आड़े नहीं आती, ना कोई धर्म आड़े आता है, लेकिन जब कोई हमसे प्यार से बात करने वाला होता है तो वो मतलब उसी का बन के रह जाता है। जैसे कि टोपी 8 साल का था और यहाँ जो इफ़न की दादी है वो 72 ईयर्स ओल्ड। तो आप देखिए कि उम्र में भी कितना अंतर है, लेकिन जहाँ प्यार होता है और कभी कोई किसी से प्यार करता है तो वो ना वहाँ पर उम्र आने आती है। और वो धर्म भी अलग थे, मुस्लिम धर्म और एक हिंदू, तो वहाँ धर्म भी आड़े नहीं आता। तो यहाँ देखते हैं हम आगे कि टोपी के साथ क्या होता है आगे। और यहाँ लेखक क्या बताते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई थी। क्यों खाई थी, वो उसके लिए क्यों खास थी? इसलिए उसने कसम खाई थी कि जो उसका मित्र था इफ़न और उसके पिता की बदली हो गई थी, तबादला हो गया था, तो वो वहाँ से चला गया। जिसका बाप, तो उसने ये कसम खा ली थी कि मैं ऐसे लड़के से कभी आगे दोस्ती नहीं करूँगा जिसके बाप की ऐसी नौकरी हो और जिसमें मतलब बदली हो जाती है, कहीं दूसरी जगह के स्थानांतरण हो जाता हो, तो मैं ऐसे बच्चे से कभी भी दोस्ती नहीं करूँगा। ये उसने कसम खाई थी। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं है अब, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो 10 अक्टूबर सन 45 का जो समय है वो कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन टोपी के जीवन में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को ही इसके इफ़न के जो पिता थे वो बदली होकर के मुरादाबाद चले गए थे और उसका जो प्रिय मित्र था वो उससे बिछुड़ गया था। इफ़न की दादी मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, जो उसकी बदली हुई थी, तबादला में जो बदली हुई थी उसके पिता की, इसलिए टोपी और अकेला हो गया। अब उसका घर में भी कोई नहीं और जो उसकी इफ़न की दादी थी वो उसकी भी मृत्यु हो गई और फिर जो दोस्त था जो इफ़न, उसके पिता की भी बदली हो गई तो वो भी उससे बिछुड़ गया। क्योंकि दूसरे जो कलेक्टर थे वो ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़के थे। 3 लड़के में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था और गुड्डू था जो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था, मतलब यह उसको पता था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, मतलब एक स्वाभिमानी थे और उनको थोड़ा सा अंदर अहम भी था, घमंड था कि भाई हम तो कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को वहाँ पर मुँह नहीं लगाया। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो इफ़न की दादी थी उसकी तो मृत्यु हो गई, अब दोस्त भी चला गया। अब क्या हुआ कि वहाँ दूसरे जो कलेक्टर आए थे ठाकुर हरि नाम, उनके 3 बेटे थे और एक बेटा था डब्बू और दूसरा था बिल्लू और एक था गुड्डू जो कि उसके बराबर का था, लेकिन वो केवल अंग्रेजी ही बोलता था और उन तीनों ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। तो उसका तीनों को इसका एहसास भी था, मतलब कि हम तो वही कलेक्टर के बेटे हैं, तो ऐसे छोटे मोटे लोगों से हैं क्या बात करनी, इस तरह का उन्हें वो ये एहसास था।
माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, क्योंकि जब इफ़न उसका दोस्त था तो वो उसमें जाता था बंगले में, इसलिए वह बंगले में चला गया। और बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया और गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट। अब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि माली और जो चपरासी थे वो टोपी को पहले से ही पहचानते थे जब वो इफ़न का दोस्त था, तो इसलिए वह बंगले में चला गया था, अंदर घुस जाता था। लेकिन बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे जब टोपी उनके घर गया। तो डब्बू ने हिट किया गेंद को, और गेंद जो सीधी थी वो टोपी के मुंह पर आ गई। उसने घबरा कर हाथ उठाया और गेंद उसके हाथों में आ गई। उसने कहा, हाउस दैट। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए, बस केवल उसको इतना ही पता था। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। अब बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया, अपना नाम बता दिया। जब उसने पूछा तो उसने अपना नाम बता दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया, तुम्हारे फादर कौन है? भृगु नारायण। ये बिल्लू ने अंपायर को आवाज़ दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ द अवर चपरासी? ये क्या हमारा कोई चपरासी है? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो शहर के मशहूर डॉक्टर हैं, उन्हें दागदर बोलना आया, उन्होंने डॉक्टर को दागदर बोला। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी। लेकिन ये तो मतलब ऐसे ही लगता है, मतलब ये तो डॉक्टर का बेटा है तो इसको तो ठीक तरह से रहना चाहिए, ये तो ऐसे क्लमजी टाइप का लगता है। बिल्लू बोला, ये देखने में ठीक नहीं लगता। ये टोपी अकड़ गया। तनी जवनिया संभाल के बोलो, ये लपड़ में नाच लगियो। तो टोपी ने कहा कि जरा जवान संभाल के बोलो, एक थप्पड़ चांटा लगेगा तो नीचे गिर जाओगे, नाचने लग जाओगे। ओह यू! बिल्लू ने हाथ चला दिया टोपी के ऊपर और टोपी लुढ़क गया नीचे। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया। मतलब सुस्कारना मतलब जैसे किसी के पीछे कुत्ते को जब लगाते हैं तो उसे सुस्कारना कहते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब टोपी अकड़ा तो तभी उसने उसको बोला डब्बू को कि ज़रा जवान संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचने लगोगे, चांटा लगेगा तो नाचने लग जाओगे। तो उसने कहा, ओह यू! बिल्लू ने हाथ चला दिया उसके ऊपर और टोपी गिर गया नीचे। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठ खड़ा हुआ और हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को उसके पीछे सुस्कार दिया, मतलब उसको लगा दिया उसके पीछे। अब क्या हुआ कि पेट में 7 सुइयाँ उसके लगी टोपी के होश ठिकाने आ गए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। उसके बाद वो बंगले के आसपास भी नहीं गया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या, क्योंकि घर में भी उससे कोई प्यार से बोलने वाला नहीं था। केवल जो बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो कि उससे प्यार से बात करती थी, और घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, क्योंकि उससे कोई ढंग से बात करता नहीं था घर पर। जो कि नौकरानी सीता थी उसके साथ भी सभी ऐसा व्यवहार करते थे और टोपी से भी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई, क्योंकि जो नौकर लोग होते हैं वो तो वैसे भी छोटे इंसान होते हैं, तो और उनसे बातें करना तो
मतलब लोगों को लगेगा कि ये भी एक छोटा व्यक्ति है। तो उसने कहा कि उसकी मेरी आत्मा उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से मतलब स्नेह करते थे, प्रेम से बातें करते थे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दास करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जो नौकरानी सीता थी उसने कहा कि टेक मत किया करो बाबू, आप मतलब जिद मत किया करो। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर, मतलब दाज होता है बराबरी करना, तुम्हें मतलब भैरव और मुन्नी बाबू की बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो इस बात पर वह पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था और मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। फिर भी बना तो केवल मुन्नी बाबू के लिए था ना, तो था उसका वो उतरन। अब टोपी ने वह कोट उसी वक्त उस दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया और नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी। इसलिए यह तय हुआ कि टोपी अब चाड़ा खाए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ लेखक कहते हैं कि बात क्या हुई थी कि जाड़ों के दिन थे और जो मुन्नी बाबू के लिए कोट का जो नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना। अब क्या हुआ कि टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिल गया। कोट बिल्कुल था तो वो नया, परंतु क्या हुआ कि मुन्नी बाबू का वो पसंद नहीं आया। मुन्नी बाबू उसके जो बड़े भाई थे उसको पसंद नहीं आया, लेकिन बना तो वो मुन्नी बाबू के लिए था। और वो क्या हुआ, वो बड़े भाई का उतरन हो गया। अब टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। जब एक नौकरानी के बेटे को कोट मिल गया तो ये इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है। वो खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती। इसलिए यह तय हुआ कि टोपी अब ठंड खाए, मतलब जो भी हो, जाड़ा वगैरह हो तो अधिक हो तो ये ठंड में ऐसे ही रहेगा, इसके लिए कोट दूसरा नहीं बनेगा। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। अब टोपी इतना सीधा और सज्जन है कि उसने कहा जाड़ा तो नहीं खाया जाता और हम तो भात खाएंगे। भात जैसे चावल का बनाया जाता है, उसके साथ कुछ खाने के लिए होता है मीठा। तो उसने कहा हम तो भात खाएंगे, हम जाड़ा नहीं खाएंगे। तो तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। अब उसकी दादी सुभद्रा देवी बोलती हैं कि तुम जूते खाओगे। अब टोपी कहता है कि आपको इहो ना मालूम, आपको ये भी नहीं मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जाता है। तो वो दादी से कहता है कि जूता खाने की चीज़ नहीं है, वो तो पहनने की है। तो जूता नहीं खाया जाता, वो पहना जाता है। इस तरह उसने अपनी दादी से कहा। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। ताकि हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया और राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि जब वो सही बात कहता है टोपी दादी से कि जूता खाया नहीं जाता, जूता तो पहना जाता है, तो मुन्नी बाबू जो उसके बड़ा भाई है वो कहता है कि दादी जी से आप बदतमीजी से बातें करते हो। मुन्नी बाबू ने उस पर वो टोपी पर बिगड़ गए। उसके जो बड़े भाई हैं, दादी जी से बदतमीजी से बातें करते हो, तक हम इनकी पूजा करें। तो टोपी को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तो क्या मैं इनकी पूजा करूं। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। मतलब दादी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और टोपी से काफ़ी कुछ कहा क्रोध में। राम दुलारी ने, उसकी माँ ने, टोपी की ने, राम दुलारी जो उसकी माँ थी उसने टोपी को पीटना शुरू कर दिया।
तू 10वां में पहुँच गयल बाड़। सीता ने कहा, तुहे दादी से टर्राव के त ना चाही किनो वो तोहार दादी बाड़िन। तो सीता जो नौकरानी है टोपी के घर की, उसने कहा, तू 10वीं कक्षा में आ गया, तू 10वां में पहुँच गया। पहुँच गयल बाड़ मतलब टोपी, तू 10वीं कक्षा में आ गया। और सीता ने जो नौकरानी ने कहा उसको, और तुम्हें दादी से टर्रा मतलब तुम्हें दादी से बहस नहीं करनी चाहिए। और के ता ना चाहिए कि तुझे ये नहीं पता कि ये तोहर दादी तुम्हारी दादी हैं जो तुमसे बड़ी हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी कि 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे। 2 साल तो वह फेल ही हुआ और 90 में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि टोपी को बहुत बुरा लगा कि सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, लेकिन उसके लिए तो टोपी को बहुत सारे पेपर बेलने पड़े थे। उसने कहा कि 2 साल तो वह फेल ही हुआ था और 90 में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंचा था। उसे 2 साल फेल हो गए तो उसको वो 52 में 10वीं में पहुंचा था। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। दोनों, जिस घर में 2 भाई छोटा और बड़ा फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएं और एक फेल हो जाए तो उसकी तो फिर पूछो ही मत, मतलब सभी उसके पीछे पड़ गए। अब सारे घर ने उसे जवान की नौक पर रख लिया। वह बहुत रोया टोपी। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, मतलब वो बुद्धू नहीं था, उसका आईक्यू इतना डाउन नहीं था, वो पढ़ने में अच्छा था। लेकिन परिस्थिति क्या आई आप देखिए आगे कि वह काफ़ी तेज़ था पढ़ने में, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या फिर राम दुलारी को कोई चीज़ मंगानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जाती। अब होता क्या, वो पढ़ने में भी अच्छा था और लेकिन हुआ क्या कि जब भी वह पढ़ने बैठता तो या तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या फिर उसकी माँ राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो कि नौकरों से नहीं मंगवाई जाती, मतलब ऐसी चीज़ जो कि नौकरों के हाथ से वो उनकी छुई हुई वो सामान प्रयोग में नहीं ला सकती। तो इस तरह टोपी को ही घर से बाहर भेजना पड़ता था। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले। अब और क्या होता कि जो छोटा भाई था भैरव, कभी कभी उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बना करके उड़ा डालता। ये भी एक परेशानी थी उसके सामने। दूसरे साल उसे क्या हो गया, टाइफाइड हो गया और तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। वह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। मतलब 2 साल फेल होने के बाद पास भी हुआ तो वह 3rd डिवीज़न में। सभी लोग उसे ये बोलने लगे कि भाई ये तो पास भी है तो 3rd डिवीज़न में हुआ है, मतलब तो यह उसके लिए माथे पर कलंक की तरह चिपक गया। परंतु हम उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। टोपी की जो मुश्किलें उसके सामने आई थी तो हमें ये समझना चाहिए, चाहे तो वो टीचर हो या फिर सहपाठी हो या फिर घर के सदस्य हो, हम सबको ही उसका सहयोग करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए और वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि उसकी मुश्किलों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया और उसको हर कोई मतलब उल्टा ही टोपी को बोलता है। तो सन 49 में वो अपने साथियों के साथ जो वहाँ बैठता था और वह फेल हो गया तो साथी आगे निकल गए थे और वह पीछे रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो कि पिछले साल
8वें में थे। ये परिस्थिति फिर से उसके सामने आ गई। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम तो नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे। वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना बिल्कुल अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल भी देते देते। अब ये देखिए कि पीछे वालों के साथ एक दर्जे बैठना है तो आसान काम तो नहीं है। मतलब बच्चे उसे चिढ़ाएंगे भी, उसे दुखी करेंगे। उसके दोस्त 10वें में थे। वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब भी लगता था। उस पर जुल्म भी होते थे। सितम मीन्स क्या होता है? जुल्म। जुल्म भी हुआ करते थे कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी इन्हें मिसाल देने के लिए तैयार हो जाती, जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब है कि रसाम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? तो इस तरह मास्टर जी ने कहा, शाम अवतार या मोहम्मद अली, इन दोनों का नाम लेकर बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? इस तरह का भी बातों का उसको सामना करना पड़ रहा था। यह सुनकर सारा दर्जा, जो सारी कक्षा थी, वो हंस पड़ी। हंसने वालों में वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वो बच्चे जो थे वो 8वें वाले थे, 8वीं कक्षा के। वह किसी न किसी तरह इस साल तो झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब कक्षा का जो टीचर है वो भी उसे चिढ़ाता और उसका मतलब एक मिसाल देने लगता, और जो बच्चे थे वो भी क्या कहते हैं उसके साथ, जो पिछली क्लास के बैठते, और मतलब उन बच्चों का भी सामना करना पड़ता। वो बच्चे भी मतलब उसे चिढ़ाते, टीचर भी, तो जो कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और जब 51 में अभी वो उसे 9वें दर्जे में बैठना पड़ा तो वह गीली मिट्टी का लौंदा, मतलब एक जिस पर घड़ों पानी पड़ जाता है, एकदम लज्जित हो जाना। क्योंकि अब तो वह 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया। अब 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ हो गए। अब उसको और भी मतलब शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि मैं 2 साल फेल हो गया। उनके बीच वह एक अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था, क्योंकि जो बच्चे थे वो छोटे थे, उम्र के थे, और वो उनके साथ बड़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। घर वाले भी उसे महत्व नहीं देते, स्कूल में भी उसे महत्व नहीं दिया जाता। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो मास्टर उसे जवाब न पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर जी ने कहा। अब देखिए, जब है न वो घर पर भी अकेला तो था ही और स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसको है न मतलब एकदम इग्नोर करना छोड़ दिया कि वो कक्षा में है भी या नहीं है, और जब भी प्रश्न पूछा जाता तो उसको इग्नोर किया जाता और उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो यहाँ आगे देखिए कि 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। जब भी वो हाथ उठाता तो मास्टर जी कहते कि तुम तो 3 साल से यही किताबें पढ़ रहे हो, ये तो तुम्हें मौखिक याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूँगा, मतलब तुमसे मैं फिर पूछ लूँगा, क्योंकि तुम्हें तो फिर से फेल होना है। इस तरह की मतलब उससे अध्यापक भी उम्मीद रखने लगे। लेकिन ये गलत है। तो जो
लेखक है वो भी यही बता रहा है कि इस तरह के बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब उसकी इतनी बेइज्जती की गई तो टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, मतलब उसका जो काला चेहरा था वो लाल हो गया। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर भी साथ हंसने लगे, और तब तो वह बिल्कुल ही मर गया, मतलब उसकी स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ा गई थी और वो परेशान हो गया था। जब वह पहली बार नवे में आया तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में तीर एक मार दिया। एक बात ऐसी कह दी कि टोपी को बिल्कुल बुरी लगी। टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा था उस बात से, और वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था और मॉनिटर भी था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था, जैसे कि जो टोपी था वो नीले तेल वाले डॉक्टर का बेटा था और ये डॉक्टर सरफुद्दीन लाल तेल वाले का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र अबे तो हम लोगन में कहा घुसता, मतलब तू हम लोगों के साथ क्यों घुसता है? 8th वालन से दोस्ती कर, तू तो 8वीं क्लास के बच्चों के साथ दोस्ती कर। हम लोग तो निकल जाएंगे, मतलब हम सब लोग तो आगे चले जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई हो, मतलब तुम्हें तो तुमको तो उन्हीं बच्चों के साथ रहना है, तो हम तो निकल जाएंगे। इस तरह जो मॉनिटर था जो अब्दुल वहीद, वो भी उसे चिढ़ाने लगा। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या फिर टाइफाइड का बाप, उसे इस बार पास होना है। जब कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो करके ही छोड़ता है। तो इसी तरह की धारणा टोपी के मन में भी आ गई। परंतु बीच में क्या हुआ कि चुनाव आ गए और डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। तो यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि जब उसने एक दृढ़ संकल्प भी किया तो क्या हुआ कि जो उनके पिता थे वो डॉक्टर भृगु नारायण इलेक्शन में खड़े हो गए, और जिस घर में चुनाव हो तो आखिर उस घर में बच्चे की पढ़ाई हो भी कैसे सकती है? तो वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त होती है, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, तो ज़रा सन्नाटा हुआ। तब टोपी ने देखा कि इम्तिहान तो सिर पर आ गए और मुझे थोड़ा पढ़ना भी है। वह पढ़ाई में जुट गया, और परंतु ऐसे वातावरण में क्या क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास हो ही जाना बहुत बहुत था। मतलब ऐसे जो परिस्थिति में भी उसने पढ़ाई की, तो ऐसे परिस्थिति में पास होना ही बहुत बड़ी बात थी। वाह, दादी बोली। अब दादी ने भी उसे बोलना शुरू किया। वो बोली, वाह दादी। दादी बोली, भगवान नजरें बंद से बचाए, और रफ्तार अच्छी है कि तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। तो इस तरह उसके साथ वो उसे चढ़ाने लगी और कहने लगी कि इस तरह भगवान उसे बुरी नज़र से बचाए। रफ्तार अच्छी है कि तीसरे बरस में तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। इस तरह उसको चढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपने ये सेकंड पार्ट टोपी शुक्ला का जो भावार्थ है वो समझा, उसका सार, और ये सार आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।